चलिए, किसी को कोई ये डाउट तो नहीं है इसमें? यार कैसी आवाज आ रही अभी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर में कोई डाउट किसी को? समझ में आया? क्लियर है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, उसके बाद टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या होते हैं? दीज आर लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल्स जिनकी कैपेसिटी कितनी होती है? 100 टू 1000 लीटर, जिसके अंदर ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। पढ़ा था हमने। कितने प्रकार के बायोरिएक्टर होते हैं? दो। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर के अंदर क्या होता है? स्टेरर। स्टेरर के दोनों तरफ क्या होते हैं? इम्पेलर्स। ये जब स्टेरर रोटेट होता है तो इम्पेलर्स न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स करते हैं और ऑक्सीजन को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपका गोल है कि हमें न्यूट्रिएंट को प्रॉपरली मिक्स करना है और ऑक्सीजन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, तो सबसे बेस्ट रिएक्टर कौन सा है आपका? स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। दूसरा रिएक्टर कौन सा होता है? स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर, जिसके अंदर हम एयर को नीचे से पास करते हैं, प्रेशराइज्ड एयर को। और जब प्रेशराइज्ड एयर न्यूट्रिएंट मीडियम में जाती है तो उससे क्या बनते हैं? बबल्स। और बबल्स के बनने के वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ऑक्सीजन का क्या होगा? ट्रांसफर। तो अगर आप एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उस सिचुएशन में कौन सा रिएक्टर यूज किया जाता है? स्पार्ज टैंक। अब चाहे स्टर्ड टैंक हो या स्पार्ज टैंक, दोनों के अंदर होता क्या है? कल्चर। और कल्चर दो तरीके के होते हैं, बैच कल्चर और कंटिन्यूअस। पढ़ा था हमने, याद है? अगर प्रोसेस शुरू होने से पहले ही खाली न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाए तो कौन सा कल्चर होगा? बैच कल्चर। कैसा कर्व आता है? सिग्मॉइड। अगर प्रोसेस के दौरान रेगुलर इंटरवल पर आप न्यूट्रिएंट को ऐड करते चले जा रहे हैं तो ऐसे कल्चर को क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस कल्चर में क्या कभी भी ग्रोथ रुकेगी? नहीं। हमेशा ग्रोथ कौन से फेज में मेंटेन रहती है? एक्सपोनेंशियल फेज। और कैसा कर्व आता है? जे शेप्ड। पढ़ लिया था हमने ये। क्लियर है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, इसके बाद अब जो हमने इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी हमको पढ़ना है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, एक चीज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, एक चैप्टर था स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, जो अभी हटा दिया गया है। लेकिन उसका कुछ हिस्सा जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, टिश्यू कल्चर और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये इसके शुरुआत में ऐड कर दिया है, जिसका इससे ज्यादा कुछ लिंक नहीं है। इसलिए हम उस टॉपिक्स को थोड़े थोड़े जो दिए हुए हैं उनको हम लास्ट में करेंगे एप्लीकेशन करने के बाद। सो बायोटेक्नोलॉजी के जो हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं उनको हम देखते हैं कि हम उनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ में। सो बायोटेक्नोलॉजी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट एग्जांपल इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। सो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो सकते हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में अभी। देन बायोटेक्नोलॉजी कैन हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन मेडिसिन। सो एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ये दो हमारे सिलेबस में है। हमको इसके एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है और मेडिसिनल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। लेकिन उससे पहले एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीएमओस। सो देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या इन्हीं को हम जीएमओस भी बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सुनना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? देख लो, इसमें से स्टेटमेंट टाइप आ जाता है क्वेश्चन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होगा? सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास अभी एक प्लांट सेल है। लेट्स से दिस इज प्लांट सेल। कौन सा सेल है ये? प्लांट सेल। मान लो कौन सा प्लांट सेल है? डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट्स की लीफ कैसी होती हैं? ब्रॉड। कैसी लीव्स होती हैं? ब्रॉड। एंड बेस्ट वेक्टर टू ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल इज एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम कैसा बैक्टीरिया है? सॉइल बैक्टीरियम। कहां पाया जाता है? सॉइल में। कौन से प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है? डाइकॉट। और क्या करता है? क्राउन गॉल ट्यूमर। पढ़ा था हमने ऐसा कुछ। अच्छा, मान लीजिए ये हमने एक प्लांट का सेल निकाला है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास यहां पर एक जीन है। लेट्स से दिस इज वन जीन। ये लिखना मत,
This gene is coding for one anticoagulant and this anticoagulant is called hirudin. एंटीकोगुलेंट पढ़ा है, फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था। एंटीकोगुलेंट यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल जो ब्लड क्लॉटिंग ना होने दे। एनीथिंग व्हिच प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड व्हाट? एंटीकोगुलेंट। हमारे ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेपेरिन। हेपेरिन के होने की वजह से ब्लड की क्लॉटिंग हमारी बॉडी में नहीं होती। और किस फॉर्म में रहता है ब्लड? लिक्विड के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही ब्लड बॉडी के बाहर आता है, ब्लड जम जाता है, क्लॉटिंग होती है या नहीं? बिल्कुल। तो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला एंटीकोगुलेंट कौन सा है? हेपेरिन। ऐसे ही लीच के सलाइवा में कौन सा एंटीकोगुलेंट मिलता है? हिरुडिन। कौन सा मिलता है? हिरुडिन। लेट्स से दिस इज जीन कोडिंग फॉर हिरुडिन। ये जीन किसके लिए कोड कर रहा है? हिरुडिन। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जीन किसके लिए कोड कर रहा है? हिरुडिन। मैं इस जीन को कहां पहुंचाना चाहता हूं? प्लांट सेल में। तो जीन को प्लांट सेल के अंदर लेकर के कौन जाएगा? वेक्टर। कौन लेकर के जाता है? वेक्टर। एंड बेस्ट वेक्टर टू ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल इज एग्रोबैक्टीरियम। कौन सा वेक्टर यूज कर सकते हैं हम? एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम क्या हमारे जीन को, हिरुडिन के जीन को प्लांट सेल के अंदर पहुंचाएगा या नहीं? बिल्कुल पहुंचा दिया। जैसे ही ये हिरुडिन का जीन प्लांट सेल के अंदर आया, क्या मैं कह सकता हूं दैट दिस प्लांट सेल हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड? क्या ये हिरुडिन का जीन इस प्लांट के अंदर था पहले? नहीं, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर था। मैंने उस ऑर्गेनिज्म में से जीन को निकाला और प्लांट सेल के अंदर डाला। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट दिस इज अ फॉरेन जीन फॉर प्लांट? अरे समझ में आ रही है? बाहर से आ रहा है ये जीन या नहीं? बाहर से जीन आया तो क्या ये प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड बना या नहीं? ये प्लांट कैसा बन गया है? ये प्लांट सेल कैसा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल है। लेकिन ये तो खाली एक सेल है। अब अगर मैं इस सेल को एक ऐसे मीडियम के अंदर रख दूं जिसके अंदर मैंने न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं। क्या दिए हैं? न्यूट्रिएंट। इस मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इस मीडियम के अंदर ऑक्सिन है, इस मीडियम के अंदर साइटोकाइनिन है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बारे में मैंने आपको बताया था। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या प्रमोट करते हैं? रैपिड सेल डिवीजन। जैसे ही इस मॉडिफाइड प्लांट सेल को मैंने इस न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के होने के वजह से क्या ये प्लांट सेल डिवाइड होगा और अपनी कॉपीज को बढ़ाएगा? अरे बोलो यार, क्या ये अपने आप को डिवाइड करेगा और अपनी कॉपीज को बढ़ाएगा? एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके हमारे सेल्स बनते चले जाएंगे। और हर सेल में कौन से जीन की कॉपी पास होगी? हिरुडिन के। तो क्या यहाँ पर एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा या नहीं? बिल्कुल। इस एग्रीगेटेड मास ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? कैलस। और इसी कैलस से एक नया प्लांट बनता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? टिश्यू कल्चर। बात समझ में आ रही है? तो जो ये नया प्लांट बनेगा, क्या मैं कह सकता हूं कि इस प्लांट के हर एक सेल के अंदर फॉरेन डीएनए होगा, फॉरेन जीन होगा? कौन सा जीन होगा? हिरुडिन का। बात समझ में आ रही है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के हर एक सेल के अंदर फॉरेन डीएनए या जीन पाया जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दो स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं मैं, बताना कौन सी सही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन फॉरेन डीएनए इन सम ऑफ देयर सेल्स। सही है क्या ये? नहीं। Genetically modified organisms are the organism which contain foreign DNA in all of their cells. यानी कि उनके बॉडी के हर एक सेल में क्या होना चाहिए? फॉरेन डीएनए। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, बॉडी के अगर हर एक सेल के अंदर फॉरेन डीएनए पाया जाता है, सारे सेल्स में फॉरेन डीएनए पाया जाता है, तभी हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, वरना उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक दो सेल को मॉडिफाई कर दिया और बॉडी में डाल दिया। बॉडी के अंदर एक दो सेल थोड़ी ना होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल हैं। उन सारे सेल के अंदर फॉरेन डीएनए की कॉपी होनी चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को कैसे बनाते हैं? बात समझ में आई या नहीं? पक्का क्लियर है? जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल को भी बनाया जा सकता है, लेकिन एनिमल की बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है प्लांट के कंपैरिजन में, हम सबको पता है इसके बारे में। तो मान लीजिए मैंने मेल के अंदर से क्या निकाला? फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल वी आर टेकिंग आउट व्हाट? स्पर्म। ध्यान से सुनना। फीमेल की बॉडी से हमने क्या निकाला? ओवा। दोनों को हम इन विट्रो फर्टिलाइज कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। लैब के अंदर हमने इनको क्या कर दिया? फर्टिलाइज। फर्टिलाइज होने के बाद क्या बना? जाइगोट। जाइगोट कैसा सेल है? डिप्लॉइड। कैसा सेल है ये? डिप्लॉइड। बात समझ में आ रही है? आने वाले जितने भी सेल्स बॉडी के बनेंगे वो किससे बनेंगे? जाइगोट से। किससे बनेंगे? जाइगोट से। मान लो मेरे पास एक फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन डीएनए को मैंने किस में डाल दिया? जाइगोट में। फॉरेन डीएनए को किस में डाला? जाइगोट। क्या ये जाइगोट जेनेटिकली मॉडिफाइड बना या नहीं? क्योंकि इसके अंदर क्या है? फॉरेन डीएनए। अब इस जाइगोट को मैं उठा के कहां पर रख सकता हूं? फेलोपियन ट्यूब। कहां पर रखा? फेलोप। जाइगोट के अंदर क्या होगा? क्लीवेज। कितने सेल बने? दो। फिर क्लीवेज होगा, कितने बने? चार। फिर होगा कितने? आठ। ऐसे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला होगा। और ये फाइनली आके कहां इंप्लांट हो जाएगा? यूट्रस पर।
जितने भी सेल्स बनेंगे क्या उन सेल के अंदर इस फॉरेन डीएनए की कॉपी जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो यहां पर जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के हर एक सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? फॉरेन डीएनए। तो क्या इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जा सकता है? बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर आप एनिमल बनाना चाहते हैं तो जीन को किस में डालेंगे? जाइगोट में। अगर आप प्लांट बनाना चाहते हैं तो किस प्रोसेस से बनाना पड़ेगा? टिश्यू कल्चर। किससे बनाना पड़ेगा? टिश्यू कल्चर। क्लियर है सबको ये बात? पक्का समझ में आया? ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन फॉरेन डीएनए इनसाइड ऑल द सेल्स, इन ऑल द सेल्स ऑफ देयर बॉडी। बात समझ में आ रही है? लिखिए इसको। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, these are the organisms, these are the organisms which contain, these are the organisms which contain foreign DNA. These are the organisms which contain foreign DNA, or we can say foreign gene, in all the cells of their body, in all the cells of their body. तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के सारे सेल्स के अंदर आपको फॉरेन डीएनए मिले, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है, इवन आप बैक्टीरिया को भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो, फंगाई को भी कर सकते हो, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। कंडीशन बस एक होनी चाहिए कि उनके बॉडी के हर एक सेल में फॉरेन डीएनए की कॉपी मिलनी चाहिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है सबको? अच्छा, अगर मैं प्लांट बना रहा हूं तो क्या मैं उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोल सकता हूं? अगर मैं एनिमल बना रहा हूं तो मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बोल सकता हूं? अभी हमको क्या पढ़ना है? एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ते हैं अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। सो नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। किसकी मदद से बनाते हैं? टिश्यू कल्चर। इनके बॉडी के हर एक सेल में क्या मिलेगा? फॉरेन डीएनए। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई क्यों जाती है? इसके क्या क्या एडवांटेज है? शुरुआती टॉपिक बहुत बोरिंग सा है, बताइए जल्दी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? बस बस बस, ऐसे ऐसे समझ में आ गया सबको? ऐसे ऐसे समझ गए? एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूं, देखो सुनिए। अगर मैं किसी नॉर्मल ट्रॉपिकल प्लांट की बात करूं, किसी भी नॉर्मल ट्रॉपिकल प्लांट की बात करें, तो ये मॉइस्चर को कहां से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से। यानी कि सॉइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। सॉइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर सॉइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है? नहीं। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जब सॉइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो तभी प्लांट सरवाइव करे। ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट के अंदर भी पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ज़ेरोफाइट्स। क्या बोला जाता है? ज़ेरोफाइट। इन प्लांट्स की खासियत ये होती है कि ये लो वाटर अवेलेबिलिटी में भी सरवाइव कर सकते हैं। ये लो वाटर अवेलेबिलिटी में भी सरवाइव कर सकते हैं। यानी कि इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा जीन होता है जो इनको स्ट्रेस्ड सिचुएशन से ओवरकम करने में हेल्प करता है। अगर मैं इनके अंदर से इस जीन को निकाल करके एक नॉर्मल प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दूं तो इनकी ये लो वाटर अवेलेबिलिटी की कंडीशन में सरवाइव करने की जो क्वालिटी है वो इसके अंदर भी आ सकती है या नहीं? तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, इनकी खासियत ये होती है कि ये एबायोटिक स्ट्रेस को आसानी से टॉलरेट कर सकती हैं। जैसे कि सूखा पड़ जाना, ड्रॉट, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? कम। नॉर्मल क्रॉप उस समय पर ग्रो नहीं हो पाएगी, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप उस समय पर भी ग्रो कर सकती है। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज इज दे कैन टॉलरेट एबायोटिक स्ट्रेस। Genetically modified crops can tolerate abiotic stress like drought. तो ये ड्रॉट या वाटर की स्कैर्सिटी वाली सिचुएशन को आसानी से टॉलरेट कर सकती हैं। और कोई एडवांटेज इसका? एक और एडवांटेज होता है, देखिए एक मैं सिंपल सा अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट राइस ग्रेन्स की अगर बात की जाए, राइस के अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या होता है? स्टार्च। क्या पाया जाता है राइस में? स्टार्च। आप स्टार्च को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज इज व्हाट? ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी, एटीपी। यही तो होता है।
राइस के अंदर क्या है? स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करोगे तो क्या रिलीज होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? एटीपी। तो इससे आपको खाली क्या मिल रही है? एनर्जी, और कुछ भी इससे नहीं मिलता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि राइस के अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट काफी लिमिटेड है? खाली क्या मिल रहा है राइस के अंदर आपको? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है बस? क्या इसके अंदर कोई प्रोटीन है? क्या इसमें कोई विटामिन है, मिनरल है? नहीं। मेनली अगर चीफ कंटेंट की बात की जाए तो क्या है? बस स्टार्च, जो कि एक तरीके का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर मैं राइस के अंदर बाहर से कोई जीन ऐड कर दूं तो इसके अंदर कभी कभी क्या बनने लग जाता है? विटामिन ए। क्या विटामिन ए नॉर्मली राइस के अंदर मिलता है? नहीं। हमने कैसे बनाया है इसको? जीन को ऐड करके। आपने शायद सुना हो ऐसे राइस को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस। नेचुरली जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं उसके अलावा अगर आप बाहर से जीन डाल करके कुछ नए न्यूट्रिएंट्स को बनवा रहे हैं क्रॉप में, तो क्या हम उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को, न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ा रहे हैं या नहीं? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती हैं, इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या होता है? ज्यादा। आप जिस भी न्यूट्रिएंट को बनवाना चाहें आप उस क्रॉप के अंदर बना सकते हैं। कंडीशन है कि आपको उसका जीन ट्रांसफर करना होगा उसके अंदर। ठीक है। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंक्रीज्ड दे हैव इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट। इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट ज्यादा होता है। दे हैव इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी गोल्डन राइस। इसका एक एग्जांपल क्या है? गोल्डन राइस। और कोई इसका एडवांटेज इसके अलावा? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। एक मिनट के लिए सुनना। अगर मैं किसी भी फ्रूट को हार्वेस्ट करूं, हार्वेस्ट यानी कि प्लग करने के बाद किसी भी फसल को आप काट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। सुनिए एक मिनट के लिए। अगर आप लेट से अगर आप किसी भी, भाई क्या हो गया? बाहर जाना है? बाहर जाना है तो यहां बैठ जा यार। इतनी भी क्या सर्दी लग रही है तुम्हें? बंद कर दो भाई। ये मतलब कैसे कर रहे हो यार ये? अरे यार ये तो मतलब नई बात पता लगी है कि तुम कौन सा कंट्रोल लेकर के बैठे हो। तब तो ये सब भी कंट्रोल कर सकता है ये। मैंने सुना तो था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था। तो तुम ही थे क्या? चलो सुनिए एक मिनट के लिए, एक मिनट सुनना। देखो, जब आप किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हो, लेट से किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जा रहा है, ये मान लो कोई फ्रूट है, तो क्या मैं कह सकता हूं दैट दिस इज फ्रूट वॉल? यस। ये क्या है हमारे पास? फ्रूट वॉल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। फ्रूट वॉल किसकी बनी होती है? मेनली इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। किसकी बनी होती है ये? पेक्टिन की। और पेक्टिन कैसा होता है? हार्ड। जितना ज्यादा पेक्टिन होगा उतनी ही ज्यादा फ्रूट वॉल कैसी होगी? हार्ड। और अगर फ्रूट वॉल हार्ड है तो क्या मॉइस्चर आसानी से एंटर हो पाएगा? नहीं। क्या जर्म्स आसानी से एंटर हो पाएंगे? नहीं। इस हार्ड फ्रूट वॉल, इस पेक्टिन का काम क्या होता है? मॉइस्चर और जर्म्स को क्रॉप के अंदर आने से रोकना। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ये जो पेक्टिन होता है, इस पेक्टिन का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिग्रेडेशन। जब पेक्टिन डिग्रेड होगा तो क्या ये फ्रूट वॉल की थिकनेस रिड्यूस नहीं होने लग जाएगी? क्या ये फ्रूट वॉल सॉफ्ट नहीं होगी? बिल्कुल सॉफ्ट होगी। और जैसे ही फ्रूट वॉल सॉफ्ट होती है, मॉइस्चर और जर्म्स अंदर एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट या हमारी क्रॉप स्पॉइल हो जाती है। आप अगर किसी भी फसल को काट रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना उसको आप तुरंत ले जा करके मार्केट में बेच देंगे। यू हैव टू स्टोर इट समवेयर। आपको किसी कोल्ड स्टोरेज या किसी एरिया में आपको स्टोर करना पड़ेगा, आपको उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट करने में और स्टोर करने में और उसको मार्केट तक लेकर के जाने में एक लंबा समय होता है। उस समय के दौरान आपकी क्रॉप क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। बात समझ में आ रही है? इस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। क्या बोलते हैं इसे? पोस्ट। अगर हम फ्रूट की अगर हम फ्रूट या क्रॉप की शेल्फ लाइफ को बढ़ा दें तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के दौरान होने वाली जो मतलब खराबी है फसल की, वो रुक नहीं सकती है। बिल्कुल रुक सकती है। हमने इसकी शेल्फ लाइफ को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की शेल्फ लाइफ क्या होती है? ज्यादा। आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। और अगर आप इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं तो आपका ये इकोनॉमिक लॉस भी नहीं होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है। बात समझ में आ रही है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एक फायदा और होता है दैट इट कैन मिनिमाइज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। इट कैन मिनिमाइज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस।
सो इससे हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। और कोई फायदा है इसका? बताइए, एनी अदर बेनिफिट ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? हाई प्रोडक्टिविटी भी है। इसका एक और फायदा ये है, देखिए सुनिए, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर ये मेरी मेन क्रॉप है तो हो सकता है कि भाई क्रॉप के ऊपर कोई निमेटोड लग जाए या क्रॉप के ऊपर कोई इंसेक्ट आ जाए। जब ये इंसेक्ट इसके ऊपर फीड करेंगे तो क्या क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी? आप ही के पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। अगर कोई पेस्ट या कोई निमेटोड या कोई इंसेक्ट इस क्रॉप को खाने लग जाए तो क्या इसका इकोनॉमिक लॉस सफर नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? जो ओवरऑल पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, इससे बचने के लिए हम यहां पर क्या स्प्रे करते हैं? केमिकल पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड से आप पेस्ट को तो मार सकते हैं, लेकिन उस पेस्टिसाइड के, उस केमिकल के रेसिड्यू जो क्रॉप में बच जाते हैं, जब आप उन क्रॉप्स को कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में भी तो एक्यूमुलेट होगा। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स की मदद से, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, इनके मदद से आप इन अनवांटेड इंसेक्ट्स, पेस्ट और इन क्रॉप्स को तो आप डैमेज कर, मतलब बचा लोगे, लेकिन क्या होगा उससे? वो जो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, जिससे कि ह्यूमन लाइफ को भी कुछ ना कुछ थ्रेट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, इनके अंदर जीन इंसर्ट करके हम इनको पहले ही हम इनको पेस्ट रेजिस्टेंट बना देते हैं, जिससे कि हमको पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर व्हाट? दीज क्रॉप्स आर पेस्ट रेजिस्टेंट। कैसी होती हैं ये? पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं। और अगर क्रॉप पहले से ही पेस्ट रेजिस्टेंट है तो हमको इसके ऊपर पेस्टिसाइड वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और इसका एडवांटेज ये है, सुनना, ये जो नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं, ये जो नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं, एक मिनट के लिए सुनिए। सॉइल के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, बिल्कुल। ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब तो करती हैं, ध्यान से सुनना। नॉर्मल क्रॉप्स मिनरल को एब्जॉर्ब तो करती हैं, ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में सॉइल के अंदर से मिनरल एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन उन मिनरल्स को ये प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती। ये सॉइल के अंदर से ज्यादा मात्रा में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उन मिनरल्स को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाते, वो मिनरल्स ऐसे ही रह जाते हैं। तो अगर आप ज्यादा मात्रा में, जितना रिक्वायरमेंट है, अगर आप उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो और उसको यूज भी नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात करें, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एडवांटेज ये होता है कि ये लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, कम मात्रा में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेगी। यहां पर आप ज्यादा ज्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो और उसको पूरी तरीके से यूज भी नहीं कर रहे हो। यहां पर आप कम मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो लेकिन उसको पूरी तरीके से एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। तो बेटर कौन सी है? ऑब्वियसली जेनेटिकली मॉडिफाइड। कम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। तो क्या हम कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का मिनरल यूसेज एफिशिएंसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस नॉर्मल क्रॉप्स? बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो एक और इसका एडवांटेज हो सकता है, वन मोर एडवांटेज कैन बी, दे हैव they have high mineral use efficiency। मिनरल यूज एफिशिएंसी, इनकी मिनरल को यूज करने की एफिशिएंसी ज्यादा होती है नॉर्मल क्रॉप के मुकाबले। ये पांचों याद रहेंगे, यही 5 एनसीईआरटी में दिए हैं बस। क्लियर है? व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन फॉरेन डीएनए इन देयर ऑल द सेल्स। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के हर एक सेल में फॉरेन डीएनए मिले, उसे क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। प्लांट है तो क्या बोल सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के कितने एडवांटेज होते हैं? 5। सबसे पहला, एबायोटिक स्ट्रेस को ये टॉलरेट कर सकती है। दूसरा, इनका न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। चौथा, इसका फायदा यह है कि इसकी मिनरल यूज एफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा। कम मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन उसको पूरी तरीके से यूज करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहती है? मेंटेन रहती है। और कौन सा यहाँ पर फायदा है? ऐसी क्रॉप पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, जिसके वजह से हमें आर्टिफिशियल ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं ये यूज करने नहीं पड़ते हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के कुछ एडवांटेज है, याद रहेगा? क्लियर है सबको इतना? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जांपल है, अभी मैंने बताया भी था, फर्स्ट एग्जांपल कैन बी गोल्डन राइस। सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस। अच्छा, आपने जब 11th करी होगी तो आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ा ही था। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उस समय पर डिफरेंस ये था कि आपने आई और ईयर भी पढ़ा होगा। पढ़ा है ना? ये मत बोलना नहीं पढ़ा है। आई और ईयर भी आपने पढ़ा होगा, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा।
सबसे पहले कॉर्निया होता है, फिर उसके बाद एक्वस ह्यूमर होता है, लेंस होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, और फाइनली यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोला जाता है इसे? रेटिना वो पॉइंट होता है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, जहां पर इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ बनती है आई में? रेटिना। अच्छा, रेटिना की खासियत यह है कि रेटिना के अंदर दो प्रकार के सेल होते हैं, रॉड और कोन। रॉड सेल की मदद से आप रात को देख सकते हो, कोन सेल की मदद से आप दिन में देख सकते हैं। रॉड सेल डिम लाइट में काम करते हैं और कोन सेल ब्राइट लाइट में काम करते हैं। सो रेटिना के अंदर कौन से सेल्स मिलते हैं? रॉड सेल। अच्छा, रॉड सेल के अंदर ध्यान से सुनना, रॉड सेल के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। क्या बोलते हैं इसे? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किससे बना होता है? रेटिनॉल। किससे बना होता है ये? रेटिनॉल। रेटिनॉल इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? रेटिनॉल। बात समझ में आ रही है या नहीं? यानी कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए है तो आपकी बॉडी विटामिन ए से क्या बनाएगी? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किस में एक्यूमुलेट होगा? रॉड सेल। और इसके मदद से आप रात के समय में देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है बात या नहीं? पक्का क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अच्छा, अगर रेटिनॉल भी देखें तो रेटिनॉल किससे बनता है? रेटिनॉल बनता है बीटा कैरोटीन। किससे बनता है? बीटा कैरोटीन, जो ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल में। किससे बनता है ये? बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन। क्या होता है ये? प्रोटीन। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर आप बीटा कैरोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी बॉडी बीटा कैरोटीन से क्या बनाएगी? रेटिनॉल। रेटिनॉल से क्या बनेगा? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किस में इकट्ठा होगा? रॉड सेल। और रॉड सेल की मदद से हम कब देख सकते हैं? रात के समय। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपकी डाइट में बीटा कैरोटीन नहीं है तो क्या बॉडी के अंदर रेटिनॉल सिंथेसाइज होगा? नहीं। रेटिनॉल नहीं बनेगा तो रोडोप्सिन भी नहीं बनेगा। रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो रॉड सेल काम भी नहीं करेंगे, और अगर रॉड सेल काम नहीं कर रहे तो आपको रात के समय में दिखाई नहीं देगा। एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं इसे? नाइट ब्लाइंडनेस या जेरोप्थेल्मिया। सो नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? विटामिन ए। किसकी डेफिशिएंसी से होता है ये? विटामिन ए। और विटामिन ए बनता किससे है? बीटा कैरोटीन, जो कि क्या है? एक तरीके का प्रोटीन। ध्यान से सुन लेना भाई, विटामिन ए किससे बनता है? बीटा कैरोटीन, जो कि एक तरीके का क्या है? प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन है तो किससे कोड हो रहा होगा? जीन से। एवरी प्रोटीन इज कोडेड बाय व्हाट? जीन। याद रहेगा, हर प्रोटीन किससे कोड होता है? जीन से। तो मान लीजिए यहां पर मैंने एक जीन बनाया, लेट्स से दिस इज वन जीन, एंड दिस जीन इज कोडिंग फॉर व्हाट? किसके लिए कोड कर रहा है ये जीन? बीटा कैरोटीन। ध्यान से सुनिएगा, ये जीन किसके लिए कोड कर रहा है? बीटा कैरोटीन। दिस जीन इज कोडिंग फॉर बीटा कैरोटीन। याद रहेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? बीटा कैरोटीन। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है? लेट्स से दिस इज प्लांट सेल। ये क्या है हमारे पास? प्लांट सेल। ये प्लांट सेल है। अगर मैं इस जीन को प्लांट सेल के अंदर पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे क्या यूज करना है? वेक्टर। क्या यूज करेंगे हम? तो मान लीजिए मैंने यहां पर जीन को किसके ऊपर लोड किया? वेक्टर। वेक्टर हमारे जीन को कहां पर डिलीवर कर देगा? प्लांट में। कहां डिलीवर करेगा? प्लांट से। तो वेक्टर के मदद से ये बीटा कैरोटीन वाला जीन कहां पर चला जाएगा? प्लांट सेल में। क्या ये प्लांट सेल जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ या नहीं? अरे बात समझ में आ रही है यार? पक्का क्लियर है? हमने कौन सा जीन बनाया लैब में? बीटा कैरोटीन। उसको किसके साथ जोड़ा? वेक्टर। वेक्टर इस जीन को कहां डिलीवर करेगा? प्लांट सेल। जैसे ही प्लांट सेल में ये जीन आया, क्या ये प्लांट सेल जेनेटिकली मॉडिफाई हुआ? अब इस जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा इसका? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन बनता है? बीटा कैरोटीन। कैसा प्रोटीन बनता है? बीटा कैरोटीन। जिसका कलर कैसा होता है? स्लाइटली गोल्डन। कैसा होगा? गोल्डन। याद रहेगा। क्या ये प्लांट सेल हमारा जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया? क्या ये ट्रांसफॉर्म्ड है? बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड है। क्लियर है सबको? ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट सेल को मैंने किस में रखा? न्यूट्रिएंट मीडियम में। किसके अंदर रखा मैंने इसको? न्यूट्रिएंट मीडियम में। इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर आपको क्या मिलेगा? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की वजह से ये सेल क्या करेगा? डिवाइड। डिवाइड होने के बाद क्या बनेंगे? नए सेल। इसको हम क्या बोलेंगे? कैलस। और इससे जो नया प्लांट बनता है, इससे क्या बन जाएगा फाइनली जाकर के? नया प्लांट। इससे जो नया प्लांट बना, उस प्लांट की बॉडी के हर एक सेल में कौन सा जीन होगा? बीटा कैरोटीन। तो क्या ऐसे प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोला जा सकता है? और इस प्लांट के अंदर जो राइस बनेगा, उस राइस के अंदर क्या इकट्ठा होगा? बीटा कैरोटीन। कलर कैसा होता है? गोल्डन। तो क्या ऐसे राइस को हम गोल्डन राइस बोल सकते हैं? अगर आप इस राइस को कंज्यूम करेंगे तो एक्चुअली आपकी बॉडी में क्या आएगा? बीटा कैरोटीन।
और बॉडी बीटा कैरोटीन से क्या बनाएगी? विटामिन ए। विटामिन ए से क्या बनेगा? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन अगर बॉडी में बन रहा है तो दोबारा आप रात के समय में देख सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं दैट दिस कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग नाइट ब्लाइंडनेस? गोल्डन राइस कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? नाइट ब्लाइंडनेस। याद रहेगा ये। राइस के अंदर मिलता क्या है? खाली स्टार्च। लेकिन मैंने बाहर से कौन सा जीन डाला? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के जीन डालने की वजह से राइस में क्या बनने लग गया? कैरोटीन, जिससे हम क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं? विटामिन ए। याद रहेगा ये। क्लियर है? न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ाया या नहीं यहां पर? बिल्कुल। कैसे? बाहर से जीन को डाल करके। तो हमने बीटा कैरोटीन का जीन निकाला, वेक्टर पर डाला, वेक्टर जीन को कहां ले जाएगा? प्लांट सेल में। प्लांट सेल कैसा हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड। उसका हमने क्या कर दिया? टिश्यू कल्चर। जो नया प्लांट बना उसमें जो राइस आए, उन राइस को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस। और इन राइस के अंदर क्या इकट्ठा होता है? क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन। याद रहेगा? पक्का क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं? सो गोल्डन राइस के अंदर क्या मिलता है हमको? बीटा कैरोटीन। और इस बीटा कैरोटीन से बनता क्या है? दिस बीटा कैरोटीन हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। इससे क्या बनेगा हमारी बॉडी में? विटामिन ए। सो वी कैन यूज दिस गोल्डन राइस, वी कैन यूज दिस फॉर ट्रीटिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, बिल्कुल, इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी मदद से हम नाइट ब्लाइंडनेस को ट्रीट कर सकते हैं। याद रहेगा ये? पक्का क्लियर है? सबको समझ में आया ये? गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैसे लोग हो यार, कुछ बोलते नहीं हो यार, नशा करके बैठे रहते हो ऐसा लगता है बस। यस सर बोल रहा है, देखो कोई। क्लियर है सबको ये? ठीक है। गोल्डन राइस के बाद लिखना है क्या? लिख भी रहे हो? लिखो 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 लिखो। लिख लो लिख लो। तो बता दिया करो यार, लिख रहे हो। कॉकरोच याद है सबको? तो फिर बस रहने दो, तो फिर तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ह्यूमन फिजियो तेरे को कब से याद हो गई? रोज तो तू डाउट लेके आता है, 10 मॉड्यूल मेरे से सॉल्व करवाता है। कब से याद है तुम्हें? हाँ? 4 दिन से न्यूरल कंट्रोल पढ़ रहा है ये। रोज न्यूरल के क्वेश्चन लेके आता है। मतलब तुम्हें एक चैप्टर करने में 4 दिन लगते हैं? बेटा वो डाउट नहीं है, वो तुम मजदूरी करवा रहे हो। कौन सा वायरस आ रहा है? रंग बिरंगे हो रखे हो आज तुम। कोई नहीं लिख रहा है, लास्ट में लिख लेना। समझ में आया इतना? गोल्डन राइस। तो न्यूट्रिशनल कंटेंट को कैसे बढ़ाया जाता है, उसका एक एग्जांपल क्या है? गोल्डन राइस। अच्छा, मैंने इसी में से आपको एक और एग्जांपल बताया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एक आपको बेनिफिट बताया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं। कैसी होती हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट। इसका एक एग्जांपल हम यहां पर पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, ध्यान से सुन लेना, हर साल क्वेश्चन आता है इस पे से, बीटी कॉटन पे से। ठीक है? बीटी कॉटन क्या होता है? सबसे पहले यहां पर एक बैक्टीरिया, सुन लो यार प्लीज। यार समझ नहीं आएगा फिर डाउट पूछोगे, फिर बोलोगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बीटी कॉटन होता क्या है ना? यहाँ पे कुछ लोग पूरा प्रिंसिपल खत्म हो गया फिर पूछते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है। कोई तो यहाँ कौन था यार वो, ये नहीं, यही इसी क्लास में था कोई।
हमने पढ़ लिया आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन, पीसीआर, ये कर क्यों रहे हैं? लास्ट में बोल रहा है भाई, यही था ना? चलिए, लेट्स से दिस इज वन बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बैसिलस thuringiensis। सुन लो एक मिनट, इंपॉर्टेंट है ये। अबे बस हो गया। तो एक बैक्टीरिया हमारे पास है जिसको हम क्या बोलते हैं? बैसिलस thuringiensis। अच्छा, जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल। न्यूक्लियस के बाहर है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या प्लाज्मिड। याद है या नहीं? तो इधर देखिए, मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर एक डीएनए है, और अगर न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, तो ऐसे डीएनए को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल डीएनए। ऐसे डीएनए को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए। अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो क्या बोला जाएगा? क्रोमोसोमल डीएनए। अच्छा, डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? जीन। डीएनए के सेगमेंट को क्या बोला जाता है? जीन। तो मान लीजिए ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है, इस डीएनए का अगर मैं छोटा सा हिस्सा लूं, तो इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड जीन, या इसको हमने नाम दे दिया क्राइजीन। क्या बोलते हैं इसे हम? क्राइजीन। बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस thuringiensis। डीएनए कौन सा है? क्रोमोसोमल डीएनए। उस क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर कौन सा जीन है? क्राइजीन। कौन सा जीन है? क्राइजीन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्राइजीन है, जीन का क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। यानी कि इसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस जीन का क्या होगा? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। ट्रांसलेशन के बाद क्या बनता है? प्रोटीन। सुनना ध्यान से, ट्रांसलेशन के बाद बना प्रोटीन, और इस प्रोटीन को बोला जाता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसे हम? क्रिस्टलाइन प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन है? क्राइजीन। क्राइजीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ तो कौन सा प्रोटीन बना? क्रिस्टलाइन प्रोटीन। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन कैसा होता है? दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन इज टॉक्सिक इन नेचर। कैसा होता है ये? टॉक्सिक। लेकिन बात सुनिए, जीन किसके अंदर है? बैक्टीरिया में। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कहां होगा? बैक्टीरिया में। टॉक्सिन बनेगा कहां पर? बैक्टीरिया में। तो डैमेज भी किसको करना चाहिए? बैक्टीरिया को। लेकिन ये टॉक्सिन एक्टिव फॉर्म में ना होकर के किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। ये जो प्रोटीन है ये कैसा होता है? टॉक्सिक। कैसा होता है ये? टॉक्सिक। बट इट इज प्रेजेंट इन विच फॉर्म? कौन सी फॉर्म में होता है ये? इनएक्टिव फॉर्म में। क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉक्सिन। क्या बोला जाता है इसे? प्रोटॉक्सिन। बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन विच फॉर्म? इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता है। बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिवेशन के लिए इसको कैसा पीएच चाहिए? एल्कलाइन, जो कि बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। फॉर एक्टिवेशन, it requires which type of pH? For activation it requires alkaline pH। कैसा pH चाहिए इसको? alkaline pH। एक्टिवेट होने के लिए इस टॉक्सिन को कैसा पीएच चाहिए होता है? एल्कलाइन पीएच, जो कि बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। ये बात याद रहेगी। पक्का क्लियर है? बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस thuringiensis। उसका कौन सा डीएनए? क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर कौन सा जीन है? क्राइजीन। क्राइजीन के एक्सप्रेस होने से कौन सा टॉक्सिन, कौन सा प्रोटीन बनता है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन। कैसा होता है ये? टॉक्सिक। एक्टिव फॉर्म में होता है या इनएक्टिव? इनएक्टिव, इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रोटॉक्सिन। एक्टिवेशन के लिए कैसा पीएच चाहिए? एल्कलाइन, जो कि बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। अच्छा, एक और बात सुनिए, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होने के बाद ये टॉक्सिन बनता कहां है? बैक्टीरिया के अंदर। क्या बैक्टीरिया इस टॉक्सिन को बाहर रिलीज कर रहा है? नहीं। ये टॉक्सिन कहां रहेगा? अंदर। क्योंकि ये टॉक्सिन अंदर ही रहता है। सुनना ध्यान से, क्योंकि ये टॉक्सिन अंदर ही रहता है, इसीलिए इस टॉक्सिन को हम और क्या बोलते हैं? एंडोटॉक्सिन। किस प्रकार का टॉक्सिन है ये? एंडोटॉक्सिन। क्योंकि कहां बन रहा है ये? बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया इसको सिक्रीट नहीं करता है। बैक्टीरिया इसको सिक्रीट नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का केस समझ में आया? कौन सा डीएनए? क्रोमोसोमल। उसके अंदर कौन सा जीन है? क्राइजीन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा? प्रोटीन। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन। किस फॉर्म में होता है? टॉक्सिक। लेकिन इनएक्टिव है, इसीलिए क्या बोलेंगे? प्रोटॉक्सिन। एक्टिवेशन के लिए कौन सा पीएच चाहिए? एल्कलाइन। अंदर रहता है या बाहर रिलीज होता है? अंदर, इसीलिए क्या बोलेंगे इसे? एंडोटॉक्सिन। याद रहेगा? क्योंकि ये टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? एंडो। क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रोटॉक्सिन। कोई दिक्कत इसमें? याद रहेगा ये? इतना क्लियर है या नहीं? अब ध्यान से सुनना, कुछ इंसेक्ट होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो इस बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं।
कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो इस बैक्टीरिया को खाते हैं। आप याद कीजिए, हमने कॉकरोच पढ़ा था। कॉकरोच में मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ाया था। व्हाट इज कॉकरोच? इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। क्या है कॉकरोच? एक प्रकार का इंसेक्ट। अच्छा, कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ी थी या नहीं? एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच बताइए जरा, कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले माउथ, उसके बाद बकल कैविटी, उसके बाद ईसोफेगस, क्रॉप, फिर गिजार्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? फोरगट। उसके बाद क्या आता है? मिडगट। उसके बाद क्या आता है? हाइंडगट। पढ़ा था ऐसा कुछ या नहीं? अच्छा, कॉकरोच कैसा ऑर्गेनिज्म है? ओमनीवोरस। ये कोई भी सब्सटेंस खा सकता है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट शार्प हुआ, शार्प होगा तो क्या एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को डैमेज नहीं कर देगा? और अगर एलिमेंट्री कैनाल की वॉल डैमेज हो गई तो क्या डाइजेशन हो पाएगा? नहीं। इसीलिए अगर आपको याद हो तो ये हमने पढ़ा था दैट इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। यहां भी क्या होगी? क्यूटिकल। फोरगट में क्या होती है? क्यूटिकल। हाइंडगट में भी क्या होती है? क्यूटिकल। ये लेयर कैसी होती है? हार्ड और थिक। इसका काम होता है शार्प ऑब्जेक्ट से एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को डैमेज होने से बचाना। पढ़ा था ऐसा कुछ या नहीं? लेकिन अगर फूड डाइजेस्ट होगा तो क्या फूड यहां से एब्जॉर्ब हो सकता है? नहीं। क्यों एब्जॉर्ब नहीं हो सकता? क्योंकि बीच में क्या है? क्यूटिकल। क्या फूड यहां पर एब्जॉर्ब हो सकता है? नहीं। इधर भी क्या है? क्यूटिकल। लेकिन मिडगट के अंदर क्यूटिकल नहीं होती, तो मिडगट की वॉल कैसी है? सॉफ्ट। क्या यहां से एब्जॉर्प्शन हो सकता है? बिल्कुल। तो कॉकरोच में एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? मिडगट में। कहां होता है? किसी भी इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तीन। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। क्यूटिकल कहां एब्सेंट होती है? मिडगट। इसीलिए एब्जॉर्प्शन कहां से होता है? मिडगट। पढ़ा था ऐसा कुछ या नहीं? याद आ रहा है? इंसेक्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन कहां होता है फूड का? मिडगट में। क्योंकि मिडगट में क्यूटिकल क्या है? एब्सेंट। क्यूटिकल यहां पर एब्सेंट है। अब ध्यान से सुनना, अगर इंसेक्ट इस बैक्टीरिया को खाएगा तो बैक्टीरिया पहले कहां पर आएगा? फोरगट। फोरगट के बाद कहां आएगा? मिडगट। क्या मिडगट में क्यूटिकल है? नहीं। समझ में आ भी रहा है कुछ या नहीं? इतना क्लियर है ना? अब यहां पर देखिए, लेट से दिस इज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ इंसेक्ट। ये इंसेक्ट की क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। और इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल कितने पार्ट में डिवाइड होती है? तीन। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। मान लीजिए ये कौन सा पार्ट है? मिडगट। मिडगट वाले पार्ट में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, सो देयर इज नो क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? एब्सेंट। लेकिन यहां पर ये जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, ये कौन से सेल्स की बनी होती है? एपिथेलियल सेल। कौन से सेल्स की बनी है? ध्यान से सुनिएगा, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ विच सेल? एपिथेलियल सेल। कौन से सेल्स हैं? क्यूटिकल इसके ऊपर एब्सेंट है, क्यूटिकल यहां पर नहीं है। तो ये कौन से सेल्स है हमारे पास? एपिथेलियल सेल्स। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल्स? एपिथेलियल सेल। अब ध्यान से सुनना, यहां पर होता क्या है, जैसे ही इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खाया, बैक्टीरिया कहां पर आएगा? फोरगट। फोरगट के बाद कहां पर आएगा? मिडगट। फोरगट के बाद कहां पर आएगा? बैसिलस तुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया, मिडगट। अच्छा, क्या मिडगट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? यार थोड़ा अटेंशन दे लो। क्या मिडगट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम क्या बैक्टीरिया की वॉल को डाइजेस्ट करेंगे? और जैसे ही बैक्टीरिया की वॉल डाइजेस्ट हुई, सारा प्रोटोप्लाज्म कहां पर आ जाएगा? बाहर। प्रोटोप्लाज्म बाहर आएगा तो साथ में टॉक्सिन भी बाहर आएगा या नहीं? लेकिन ये टॉक्सिन किस फॉर्म में था? इनएक्टिव। इसको क्या बोल रहे थे? प्रोटॉक्सिन। लेकिन मिडगट का पीएच कैसा होता है? एल्कलाइन। मिडगट का पीएच कैसा होता है? एल्कलाइन। जैसे ही प्रोटॉक्सिन को एल्कलाइन पीएच मिला, एल्कलाइन पीएच मिलते ही ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म। किस फॉर्म में हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म। जैसे ही टॉक्सिन एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होते ही ये टॉक्सिन एपिथेलियल सेल के ऊपर बाइंड हो जाता है। किसके ऊपर बाइंड होता है? एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट। मिडगट के एपिथेलियल सेल के ऊपर ये टॉक्सिन बाइंड हो जाता है। और टॉक्सिन के बाइंड होते ही यहां पर एपिथेलियल सेल के ऊपर कुछ लार्ज पोर्स बन जाते हैं, और इन पोर्स के बनने के वजह से सेल के अंदर क्या एंटर होगा? वाटर। वाटर के एंटर होने से सेल्स क्या होंगे? स्वेल। और फाइनली सारे सेल्स क्या हो जाएंगे? बर्स्ट। और सेल के बर्स्ट होते ही पूरा मिडगट की वॉल क्या हो जाएगी? डैमेज। और अगर मिडगट की वॉल डैमेज हो गई तो क्या फूड को एब्जॉर्ब किया जा सकता है? फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी के पार्ट्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, कुछ समय बाद ये इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। और जब ये इंसेक्ट खत्म होने लग जाएगा, देन ऑटोमेटिकली दीस इंसेक्ट्स विल स्टॉप कंज्यूमिंग दैट बैक्टीरिया। ये इंसेक्ट उस बैक्टीरिया को खाना बंद कर देंगे। तो क्या एक तरीके का डिफेंसिव मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का? ये समझ में आया या नहीं?
कहां पर काम करता है ये? मिडगट, क्योंकि मिडगट में क्यूटिकल एब्सेंट है। खाली कौन से सेल होते हैं? एपिथेलियल। याद रहेगा। बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस तुरिंजेंसिस। कौन सा डीएनए है? क्रोमोसोमल। उसमें कौन सा जीन पाया जाता है? क्राइजीन। उसके एक्सप्रेशन से कौन सा टॉक्सिन बन रहा है? क्रिस्टलाइन प्रोटीन। किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव, इसीलिए क्या बोलते हैं? प्रोटॉक्सिन। एक्टिवेशन के लिए कौन सा पीएच चाहिए? एल्कलाइन। इंसेक्ट ने जैसे ही बैक्टीरिया को खाया, बैक्टीरिया कहां पर आया? मिडगट। बैक्टीरिया ने क्या रिलीज किया? टॉक्सिन। कैसा पीएच मिला? एल्कलाइन। ये इनएक्टिव टॉक्सिन क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। एक्टिवेट होते ही किससे बाइंड करेगा? एपिथेलियल सेल। वहां क्या क्रिएट करेगा? पोर्स। पोर्स क्रिएट होते ही क्या एंटर होगा? वाटर। वाटर की एंट्री से सेल्स क्या होंगे? स्वेल और बस्ट। मिडगट क्या हो जाएगा? डैमेज, एब्जॉर्प्शन बंद, और ये इंसेक्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बात समझ में आई? इतने पॉइंट क्लियर हैं या नहीं इसमें? पक्का? कोई डाउट नहीं है इसमें? अच्छा, अब ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे इंसेक्ट बैसिलस तुरिंजिएंसिस को खाते हैं, ऐसे ही इंसेक्ट हमारी कुछ क्रॉप्स के सेल्स को भी खाते हैं, जैसे कि कॉटन। जैसे कि एक एग्जांपल क्या हो गया? कॉटन। अगर मान लीजिए मेरे पास ये कॉटन क्रॉप है, अगर इसके ऊपर इंसेक्ट फीड कर रहा है, अगर इंसेक्ट इसको कंज्यूम कर रहा है, तो इसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? नहीं? तो अगर हम इसी बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करके अपने प्लांट को, अपनी क्रॉप को रेजिस्टेंट बनाएं, तो क्या हम इंसेक्ट से बचा सकते हैं? बैक्टीरिया के अंदर यूजफुल क्या है? कौन सा जीन है? क्राइजीन। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन है? क्राइजीन। तो बैक्टीरिया के अंदर से मैं कौन सा जीन निकाल सकता हूं? क्राइजीन को। तो मान लीजिए ये जो बैसिलस तुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर से मैंने क्या आइसोलेट किया? डीएनए। मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कैसे आइसोलेट करते हैं, याद है या नहीं? सबसे पहले क्या ऐड करते हैं? लाइसोजाइम। फिर क्या ऐड करते हैं? लाइपेज। फिर प्रोटीएज। फिर आरएनएज। फिर चिल्ड इथेनॉल। फिर ग्लास रॉड पर उसे क्या करते हैं? कर्ल। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? स्पूलिंग। डीएनए को निकाल के उसे क्या करेंगे? कट। फिर उसको साइज के बेसिस पर क्या करते हैं? सेपरेट। जो भी जीन आपको चाहिए उसको जेल में से कट करके हम निकालते हैं। याद आ रहा है या नहीं? तो हमने बैक्टीरिया के अंदर से क्या निकाला? जीन। और ये जीन कौन सा है? मान लीजिए क्राइजीन। कौन सा जीन है ये? क्राइजीन। अब इस क्राइजीन को मैं कहां पहुंचाना चाहता हूं? प्लांट सेल में। किसमें पहुंचाना चाहता हूं? प्लांट सेल में। ठीक है, लेट्स से दिस क्राइजीन वी वांट टू सेंड दिस जीन इनटू इट्स सेल, प्लांट सेल। हम इसको कौन से सेल में पहुंचाना चाहते हैं? प्लांट सेल। और किसका सेल है ये? कॉटन। इट इज अ कॉटन प्लांट सेल। अच्छा, कॉटन मोनोकॉट है या डाइकॉट? डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट को कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है? एग्रोबैक्टीरियम। तो क्या मैं एग्रोबैक्टीरियम को यहां पर वेक्टर के तौर पर यूज कर सकता हूं? तो क्राइजीन को मैंने किससे जोड़ा? क्राइजीन को मैं किससे जोड़ूंगा? एग्रोबैक्टीरियम। और एग्रोबैक्टीरियम हमारे क्राइजीन को कहां पर डिलीवर कर देगा? प्लांट सेल। एग्रोबैक्टीरियम ने इस क्राइजीन को कहां पर डिलीवर कर दिया? प्लांट सेल में। बात समझ में आ रही है या नहीं? याद आ रहा है? ये पढ़ा था हमने ऐसा कुछ प्रोसेस। बैक्टीरिया के अंदर से कौन सा जीन निकाला? क्राइजीन। एग्रोबैक्टीरियम की मदद से किसमें डाल दिया? प्लांट में। किसमें डाला हमने? प्लांट। क्या ये क्राइजीन प्लांट के अंदर पाया जाता था या बैक्टीरिया में? तो एक ऑर्गेनिज्म के जीन को अगर आप दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जीन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसे? जैसे ही ये क्रायोजीन प्लांट सेल में गया, इसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा? टॉक्सिन। क्या बनता है यहां पर? टॉक्सिन। लेकिन किस फॉर्म में होता है ये? इनएक्टिव। किस फॉर्म में होगा? इनएक्टिव। क्या ये प्लांट सेल जेनेटिकली मॉडिफाइड है? क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है? बिल्कुल। अब इस प्लांट सेल को ध्यान से सुनना। अब क्या मैं इस प्लांट सेल का टिश्यू कल्चर कर सकता हूं? जब मैं इसका टिश्यू कल्चर करूंगा तो एक से दो सेल बनेंगे और ऐसे करके बाकी सेल्स बनते चले जाते हैं। और टिश्यू कल्चर की मदद से यहां पर जो नया प्लांट बनता है, इस प्लांट के हर एक सेल में आपको कौन सा जीन मिलेगा? क्राइजीन। और इस नए प्लांट को हम क्या बोलते हैं? बीटी कॉटन। पहले क्या बोल रहे थे? कॉटन प्लांट। लेकिन अब इस कॉटन प्लांट के अंदर कौन से बैक्टीरिया का जीन है? इसके हर एक सेल में बैसिलस तुरिंजिएंसिस का। इसीलिए इस कॉटन को हम क्या बोलते हैं? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के हर एक सेल में कौन सा जीन है? क्राइजीन। यानी कि हर एक सेल में क्या बनेगा? टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन? प्रोटॉक्सिन। याद रहेगा। अब जब इंसेक्ट इस बीटी कॉटन को खाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब इंसेक्ट इस बीटी कॉटन को खाएगा तो कॉटन के सेल कहां आएंगे? मिडगट। मिडगट में आने के बाद सेल क्या होगा? डाइजेस्ट। टॉक्सिन कहां निकलेगा? बाहर। जैसे ही टॉक्सिन आया, एल्कलाइन पीएच की वजह से क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद टॉक्सिन किससे बाइंड करेगा? एपिथेलियल सेल। क्या क्रिएट करेगा? पोर।
क्या एंटर होगा? वाटर। वाटर के एंटर होने से सेल क्या हो जाएंगे? स्वेल और बर्स्ट, और इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। और जब इंसेक्ट खत्म होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस क्रॉप को खाना बंद कर देगा। क्या हमने यहां पर किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज किया? हमने जीन को ट्रांसफर करके क्रॉप को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि अगर इंसेक्ट इस क्रॉप को खाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? पक्का क्लियर है सबको? ये किसका एग्जांपल है? पेस्ट रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीटी कॉटन। क्या बोला जाता है इसे? बीटी कॉटन। याद रहेगा ये? पक्का क्लियर है सबको? लिखो इसे जल्दी। छोड़ो, ना ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, छोड़ो, मैं लिख दे रहा हूँ, लिख लिख लेना बाद में। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, रिवाइज भी कर लीजिए। इंसेक्ट फीड्स अपॉन व्हाट? इंसेक्ट किसके ऊपर फीड होता है? जल्दी बताइए। इंसेक्ट फीड्स अपॉन विच बैक्टीरिया? बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया कहां पर जाएगा? इट एंटर्स इनटू विच गट? कौन से गट में पहुंचेगा ये? मिड गट। कहां पहुंचता है? मिड गट। मिड गट में आते ही ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन। क्या रिलीज करेगा ये? टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन रिलीज करता है? प्रोटॉक्सिन। अच्छा, प्रोटॉक्सिन एक्टिव होता है या इनएक्टिव? इनएक्टिव। मिड गट के अंदर कैसा पीएच होता है? एल्कलाइन। कैसा पीएच होगा? एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच के वजह से ये टॉक्सिन कैसा बन जाएगा? एक्टिवेट। सो नाउ दिस टॉक्सिन विल बिकम व्हाट? एक्टिवेटेड टॉक्सिन। कैसा बन गया ये? एक्टिवेटेड टॉक्सिन किससे बाइंड करता है? एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स विद, it binds with epithelial cells of midgut. It binds with epithelial cells of midgut. तो ये टॉक्सिन मिडगट के एपिथेलियल सेल से बाइंड होता है और क्या क्रिएट करता है? इट क्रिएट्स पोर। इट क्रिएट्स व्हाट? पोर्स। और पोर के क्रिएट होते ही क्या एंटर होता है? वाटर एंटर्स इनसाइड। कहां पर एंटर करेगा वाटर? इनसाइड विच सेल्स? एपिथेलियल सेल। वाटर कहां एंटर करता है? एपिथेलियल सेल में। जिससे कि ये एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? दीज एपिथेलियल सेल्स विल स्वेल एंड बर्स्ट। ये स्वेल हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? बर्स्ट। जिसकी वजह से मिडगट क्या हो जाता है? डैमेज। मिडगट की वॉल क्या हो जाएगी? डैमेज। सो ड्यू टू दिस मिडगट विल गेट डैमेज्ड। और अगर मिडगट डैमेज हुआ तो फूड का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बंद, एंड दैट इंसेक्ट विल डाई। क्लियर है सबको? बोलोगे तो नहीं है? याद रहेगा? दो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, पहला गोल्डन राइस और दूसरा कौन सा है? बीटी, बीटी कॉटन। याद रहेगा ये? गोल्डन राइस में कौन सा जीन बनाते थे हम? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को किस में डाला? राइस प्लांट में। उसका क्या किया? टिश्यू कल्चर। तो क्या बना? राइस प्लांट। उस राइस प्लांट में जितने भी सेल हैं उन सब सेल के अंदर किसकी कॉपी पास हुई? बीटा कैरोटीन। तो जो भी राइस ग्रेन्स बनते हैं उस राइस ग्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? गोल्डन। इसीलिए ऐसे राइस को क्या बोलते हैं? गोल्डन। बीटा कैरोटीन से क्या बनेगा? विटामिन ए। विटामिन ए से क्या बनेगा? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कहाँ एक्यूमुलेट होता है? रॉड सेल। और रॉड सेल कब देखने में हेल्प करते हैं? नाइट टाइम। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। और बीटी कॉटन अभी जस्ट पढ़ाया है। याद रहेगा ये? पक्का क्लियर है सबको? ठीक है, लिखना उखना कुछ नहीं है, समझ लो। अभी मेरे को पता है कितना लिख रहे हो तुम। आखिरी के 15 मिनट पहले छोड़ता हूं मैं, उस 15 मिनट में लिख लेना। तो नाटक मत करो तुम लोग। हाँ, इधर देखो, इधर, अबे इधर देखो तुम यार, सुनो। अच्छा, क्या सारे इंसेक्ट सेम होते हैं? नहीं। सारे इंसेक्ट की प्रॉपर्टी, इंटरनल फिजियोलॉजिकल या एनाटॉमिकल फीचर सेम होते हैं? नहीं, अलग अलग होते हैं। सुनो यार एक मिनट, तो क्या जरूरी है कि एक प्रकार का टॉक्सिन सारे इंसेक्ट के खिलाफ काम करे? जरूरी तो नहीं है भाई। एक क्राइजीन है, उससे एक प्रकार का प्रोटीन बन रहा है, एक टॉक्सिन बन रहा है। मान लीजिए वो किसी एक इंसेक्ट को मार दे रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे इंसेक्ट को मारे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अलग अलग प्रकार के क्राइजीन होते हैं जो अलग अलग तरीके के टॉक्सिन्स को बनाते हैं और अलग टाइप के इंसेक्ट को मारते हैं। हमें वो क्राइजीन के सारे टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, खाली दो तीन एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं। जैसे कि वन ऑफ द टाइप ऑफ क्राइजीन इज क्राइवन एसी। कैसा जीन है ये? क्राइजीन। क्या बनेगा इससे? टॉक्सिन। क्राइवन एसी। और एक और एग्जांपल है क्राई टू एबी। क्राई टू एबी। इन दोनों जीन से जो टॉक्सिन बनता है, दिस टॉक्सिन कैन किल कॉटन बुलवॉर्म। ये किसको मारता है? कॉटन बुलवॉर्म को। किसको मारेगा ये? कॉटन बुलवॉर्म को।
बात समझ में आई? एक और यहां पर एग्जांपल याद रखना, देयर इज अनदर टाइप ऑफ जीन कॉल्ड क्राइवन एबी। क्या बोलते हैं इसे? क्राइवन एबी। इससे जो टॉक्सिन बनता है ये एक दूसरे वर्म को मारता है, जैसे हम बोलते हैं कॉर्न बोरर। क्या बोला जाता है इसे? कॉर्न बोरर। क्राइजीन के अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि भाई आर्थ्रोपोडा क्या होता है? फाइलम। किंगडम को किस में डिवाइड करते हैं? फाइलम। फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या होती हैं? क्लासेस, एंड वन सच क्लास इज इंसेक्टा। कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। पढ़ा था या नहीं? अच्छा, क्लास को भी डिवाइड किया जा सकता है किसमें? ऑर्डर में। किसमें डिवाइड कर सकते हैं? ऑर्डर। तो इंसेक्ट के 3 ऑर्डर होते हैं। इंसेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3। Some of them are called dipterans. क्या बोलते हैं इन्हें? Dipterans. Some of the insects are called lepidopteran. इनको क्या बोला जाता है? Lepidopteran. And some of them are called coleopteran. इन 3 कैटेगरी के जो इंसेक्ट्स हैं इनके खिलाफ बीटी कॉटन जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो इनके ऊपर इफेक्टिव होता है। याद रहेगा या नहीं? तीनों नाम याद रहेंगे? डिप्टेरन, लेपिडोप्टेरन और कोलियोप्टेरन। क्लियर है? अच्छा, बीटी कॉटन तो एक एग्जांपल है। देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो। जैसे कि एक तो हमने पढ़ा, सबसे पहला एग्जांपल कौन सा हो गया हमारा? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के अलावा इस बीटी के जीन को, क्राई जीन को हमने और भी बहुत सारी क्रॉप्स में डाला हुआ है। जैसे कि वन मोर एग्जांपल कैन बी बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल भी होता है। एक और एग्जांपल हो गया बीटी सोयाबीन। इसके अंदर भी हमने क्राई जीन को डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सारी क्रॉप है। याद रहेगा इतना? क्लियर है? बीटी कॉटन के बारे में सारे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको? बैसिलस thuringiensis के अंदर कौन सा जीन पाया जाता है? क्राइजीन। उससे कौन सा टॉक्सिन बनता है? प्रोटॉक्सिन। और क्या बोलते हैं उसको? एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन? एंडोटॉक्सिन, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर रहता है, बैक्टीरिया उसको सिक्रीट नहीं करता है। याद रहेगा ये? एक्टिवेशन के लिए कौन सा पीएच चाहिए? एल्कलाइन। एक्टिवेट होने के बाद किससे बाइंड करता है? एपिथेलियल सेल। कहां के एपिथेलियल सेल? मिडगट। क्या क्रिएट करेगा? पोर। याद रहेगा ये? क्राइजीन को बैक्टीरिया में से निकालते हैं और किस में डालते हैं? प्लांट में। प्लांट में डालना है तो क्या चाहिए? वेक्टर। कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है इसमें? सो दिस वाज अबाउट बीटी कॉटन। ये था यहाँ पर बीटी कॉटन के बारे में। समझ गए सब लोग? यार कैसे लोग हो यार तुम लोग? अभी टाइम है ना अपने पास? ठीक है, टाइम बहुत है। वन मोर एग्जाम्पल कैन बी, एक और इसकी टेक्निक का एग्जाम्पल है आरएनए इंटरफेरेंस। ये तो पता नहीं समझोगे तुम या नहीं समझोगे। ये एक और यहाँ पर एग्जाम्पल है आरएनए इंटरफेरेंस। समझ में तो सब आ जाता है तुम्हें, बस जब टॉपिक खत्म हो जाता है तब दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगली यहाँ पर टेक्निक है आरएनए इंटरफेरेंस। सो नेक्स्ट टेक्निक इज आरएनए इंटरफेरेंस। देखो ध्यान से सुनना भाई, क्या होता है ये, जरा दिमाग खोल करके। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है सुनना एक मिनट के लिए। एनिमल किंगडम के अंदर अलग अलग फाइलम है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस। एस्केलमिन्थस आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म। ओ भाई, हेलो, क्या कर रहे हो? किसका आदान प्रदान हो रहा है? अरे इधर देख लो यार। देखो, एस्केलमेंट्स आर कॉमनली नोन एज व्हाट? राउंड वॉर्म। क्या बोलते हैं इन्हें? और वॉर्म्स की ही एक कैटेगरी है जिनको हम क्या बोलते हैं? नेमेटोड्स। क्या बोला जाता है? नेमेटोड्स आर नथिंग बट दीज आर वॉर्म्स। क्या होते हैं ये? वॉर्म्स होते हैं। नेमेटोड कुछ वॉर्म्स होते हैं। अच्छा, ये जो निमेटोड्स हैं, ये निमेटोड किसको इन्फेक्ट करते हैं? दीस निमेटोड्स कैन इन्फेक्ट टबैको प्लांट। किसको इन्फेक्ट करते हैं ये? टबैको प्लांट को। लिखना मत, ये फूल पत्ती मत बना देना। किसको इन्फेक्ट करता है ये? टबैको प्लांट को। निमेटोड का काम है टबैको प्लांट को इन्फेक्ट करना। ये किसको इन्फेक्ट करता है? अच्छा, टमैको बोल रहा हूँ यार मैं। टबैको प्लांट जो है, टबैको प्लांट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है भाई, इनकम का सोर्स है। इट मेक्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेट रेवेन्यू। भाई टबैको का कंजम्पशन ज्यादा होता है, इसीलिए उस पर टैक्सेस भी ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू भी उससे जनरेट होता है। और आज से नहीं, आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा होगा, टबैको कल्टीवेशन ऑलमोस्ट 400 साल पुराना है। टबैको के अंदर निकोटीन होता है। अच्छा, निकोटीन क्या करता है?
एड्रेनलिन रिलीज करवाता है। क्या रिलीज करवाएगा? एड्रेनलिन रिलीज करवाता है। अरे बस भाई इधर देख ले, क्या हो गया? मैं बता, दिमाग खराब मत करना। ये नेमेटोड, नेमेटोड क्या करता है? नेमेटोड इन्फेक्ट्स विच टाइप ऑफ प्लांट? टबैको प्लांट। किसको इन्फेक्ट करेगा? टबैको। अच्छा, ये टबैको टबैको की क्रॉप को इन्फेक्ट करेगा तो टबैको की क्रॉप जो है उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी या नहीं? और अगर क्रॉप की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, सो कैन वी से दैट इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक लॉस फॉर अस? इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करते हैं, हम, एक तरीका तो ये है, सुन लो यार, एक तरीका ये है कि ये जो वॉर्म्स हैं इनको मारने के लिए हम यहां पर केमिकल्स का पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया जाए। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वगैरह अगर आप स्प्रे करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके रेसिड्यू किस पर रह जाएंगे? टबैको पर। अब टबैको खाओगे तो साथ में रेसिड्यू भी जाएगा, उससे हार्म तो होगा। वो बात अलग है, टबैको से भी हो ही रहा है। ठीक है, सुनो सुनो एक मिनट के लिए। तो बिना पेस्टिसाइड बिना इंसेक्टिसाइड को यूज किए, सुन लीजिए यार, बिना पेस्टिसाइड बिना इंसेक्टिसाइड बिना किसी केमिकल को यूज किए, जैसे हमने बीटी कॉटन को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया, वैसे ही हम टबैको प्लांट को भी तो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। अरे सुन रहे हो या नहीं यार? निमेटोड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है? मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लीजिए ये क्या है हमारे पास? निमेटोड। ये क्या है? निमेटोड। सुन लो एक मिनट। निमेटोड के अंदर एक जीन होता है, क्या मिलता है इसके अंदर? जीन। ये निमेटोड का जीन है। अच्छा, निमेटोड के जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है निमेटोड के सर्वाइवल के लिए। ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है निमेटोड के सर्वाइवल के लिए। अगर ये प्रोटीन बन रहा है तभी निमेटोड सरवाइव कर पाएगा, वरना ये निमेटोड सरवाइव नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं निमेटोड को कंट्रोल करना चाहता हूं, अगर मैं इस प्रोटीन के सिंथेसिस को ही बंद कर दूं तो निमेटोड सरवाइव करेगा ही नहीं। और अगर निमेटोड सरवाइव नहीं करेगा तो टबैको प्लांट को इन्फेक्ट भी नहीं करेगा। इस तरीके से हम क्रॉप को रेजिस्टेंट बना सकते हैं या नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? निमेटोड के अंदर एक स्पेसिफिक एक ऐसा जीन होता है जिससे, देख भाई मैं बाहर, मेरे को यार मजबूर मत करो, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। मेरी बात सुन लो तुम। ये क्या लड़कियों की तरह, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं, 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 नहीं। ऐसा, ये गलत टॉपिक बोल दिया मैंने। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। ये ये तुम क्या कर रहे हो भाई दोनों लोग? आप लोग ऑफेंडेड फील मत करना, ये सबके लिए नहीं था। निमेटोड के अंदर क्या होता है? जीन। निमेटोड के अंदर क्या होता है? जीन। उस जीन से क्या बन रहा है? प्रोटीन। और ये प्रोटीन निमेटोड को सरवाइव करने के लिए चाहिए। अगर मैं इस प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक दूं तो निमेटोड का सर्वाइवल भी खत्म, ये खत्म हो जाएगा। और अगर खत्म हो गया तो टबैको प्लांट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है सबको? मान लीजिए निमेटोड के अंदर कौन सा जीन है? दिस इज जीन ऑफ निमेटोड। ये निमेटोड का क्या है? जीन, जिससे क्या बनता है? प्रोटीन। और वो प्रोटीन निमेटोड को सरवाइव करने के लिए चाहिए। सुनना, प्रोटीन कब बनता है? जब जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। सुन लो एक मिनट, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? एमआरएनए। क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। उसके ऊपर क्या होते हैं? कोडॉन। क्या मिलते हैं यहाँ पर? कोडॉन के ऊपर क्या ऐड होता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के जुड़ने से क्या बनेगा यहाँ पर? प्रोटीन। क्या बनता है यहाँ पर? प्रोटीन। बात समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? जिस आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उस आरएनए को हम क्या बोल सकते हैं? सेंस। जिससे प्रोटीन नहीं बनता उसको क्या बोलेंगे? एंटीसेंस। ये तो पता है सबको, बेसिक बात है ये, कोई दिक्कत इसमें? तो निमेटोड के अंदर जीन है, उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना? आरएनए। सेंस है या एंटीसेंस? सेंस। इसके ऊपर अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन। और इस प्रोटीन से निमेटोड क्या करेगा? सर्वाइव। लेकिन सुनिए एक मिनट के लिए, अगर मैं इस सेंस आरएनए का, निमेटोड के अंदर जो आरएनए बन रहा है, अगर मैं इसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ले आऊं, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ले आऊं, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इस निमेटोड के एमआरएनए से बाइंड नहीं कर जाएगा? बाइंड होते ही क्या ये आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं बन गया? जैसे ही आरएनए डबल स्टैंडर्ड बनता है, क्या उसके ऊपर अमीनो एसिड लग पाएंगे? नहीं। तो क्या ट्रांसलेशन हो पाएगा? क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं। अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो निमेटोड सरवाइव भी नहीं करेगा।
इस जीन का अच्छा खासा एक्सप्रेशन हो रहा था, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, ट्रांसलेशन हो रहा था, प्रोटीन बन रहा था, लेकिन मैंने बीच में क्या लगा दिया? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जाकर के निमेटोड के आरएनए से जुड़ेगा, जैसे ही ये कैसा बन जाएगा? डबल स्टैंड। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता। बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? तो क्या जो जीन नॉर्मली एक्सप्रेस हो रहा था, मैंने उसके एक्सप्रेशन को बीच में ही इंटरफेयर करके रोक दिया, उस जीन के एक्सप्रेशन को बीच में ही मैंने साइलेंट कर दिया। बात समझ में आ रही है या नहीं? दिस प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग जीन एक्सप्रेशन, बीच में इंटरफेयर करके जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसे हम? आरएनए। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ साइलेंसिंग जीन एक्सप्रेशन। किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को बीच में ही रोक देना क्या कहलाता है? आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं इसे? आरएनए इंटरफेरेंस। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? समझ गए इतना? क्लास कब तक होती है यार ये? 3:35 तक है ना? अबे मेरा टाइम नहीं हुआ है, क्लास का टाइम हुआ है। हटाओ यार, कल पढ़ेंगे। डाउट पूछ लो, लिख लो। लिख लीजिए इसको। हो गया ये? लिखो लिखो, आराम से लिखो, बहुत समय है। हाँ, और तुम दोनों भाई कंट्रोल में आ जाओ, ऐसी हरकतें मत किया करो। किसकी बात कर रहा था? हाँ हाँ, तुम तो जरूर एक्सप्लेन करोगे, चाहे बात तुमसे रिलेटेड हो या ना हो। चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको, कोई डाउट है तो ले आइए।